पत्र निबंध की सारी मुश्किलों का समाधान लेकर के आया हूँ। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। 5 वीडियो में पूरी हिंदी का कंप्लीट रिवीजन करवा दिया है। अब कोई शिकायत मत करना। निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन, अधिसूचना सब समझाऊंगा, पर प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। अब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना और फिर परीक्षा देना। पास नहीं, टॉप करना है हमें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे राजस्थान के रणबांकुरों, 12वीं के धुरंधर योद्धाओं, आप सभी का अरिविहान के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवीण बैरागी बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? एकदम आशा है आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप एकदम मजे से पढ़ रहे होंगे। मजे से पढ़ रहे हो ना? मजे में तो हो ना? आप सभी हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में हमने सारी चीजें कंप्लीट कर ली है। एक और चीज बच गई है ना? आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे लाइक तो आपने किए ही सही, पर बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि सर सबसे ज्यादा डर तो हमें पत्र निबंध में लग रहा है। निबंध में भी नहीं लग रहा, पर पत्र में ज्यादा लग रहा है। निविदा, विज्ञप्ति, अधिसूचना, ज्ञापन, ये सब क्या होता है समझ में ही नहीं आ रहा है सर। कोई बात नहीं, आज हमें वही सब चीजें लेकर के आया हूं। निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन सबको एक एक करके समझेंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद हम कंप्लीट हिंदी पढ़ लेंगे, यानी कि 5 वीडियो में हमारी सारी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले 4 वीडियो आ चुके हैं, आरोह, वितान, अभिव्यक्ति, माध्यम और साथ ही साथ आपका व्यावहारिक व्याकरण। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाइए देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कीजिए। और अगर आपको ये लेक्चर, ये वीडियो पसंद आता है तो आप एक लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट कीजिए, ताकि हमारा उत्साह ऐसे ही बढ़े और हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीजें प्लान कर सके। आपकी कंप्लीट बोर्ड की तैयारी यहाँ पे हो सकती है दोस्तों। तो बिल्कुल आप अरिविहान के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन दबाइए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आज हम जो पढ़ेंगे, चलिए लेक्चर को शुरुआत करते हैं। क्या पढ़ेंगे आपको समझ में तो आ ही गया है। ये पढ़ेंगे अपठित बोध और रचनात्मक लेखन। तो चलिए समझ लेते हैं क्या है परीक्षा की रणनीति। अपठित बोध और रचनात्मक लेखन की रणनीति क्या होगी? अपठित बोध और रचनात्मक लेखन की रणनीति एक ही होगी। क्या? देखो, अपठित जो है ना, वही पद्यांश हो या गद्यांश हो, दोनों की दोनों आपके सिलेबस में इस तरह का व्यवस्था है कि थाली में रखा हुआ गुलाब जामुन है, उठाओ और खा लो। इतना काम तो आता है ना आपको कि इतना भी नहीं होगा। ठीक है, कैसे भैया गुलाब जामुन कैसे? देखो, वहीं पर पद्यांश दिया है, नीचे प्रश्न पूछ लिए और उसमें भी आपके पास ऑप्शन है। तो आप अपने ऑप्शन के हिसाब से देख लो कौन सा वाला सरल लग रहा है। जो सरल लग रहा है उसको उठा लो। ठीक है, तो वहीं पे प्रश्न है, वहीं पे उत्तर है। सारे की सारे समझ करके वहीं पे उत्तर देना है, वहीं देख के देना है। ऐसा भी नहीं है कि याद करके देना है। तो कितना आसान है, इतना आसान है तो भैया नंबर उसमें नहीं कटने चाहिए। 6 नंबर का पद्यांश, 6 नंबर का गद्यांश, दोनों की दोनों आपके कंप्लीट होने चाहिए। गद्यांश कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का। कितने प्रश्न आते हैं? 6 प्रश्न। 6 प्रश्न आते हैं, 1 नंबर के आते हैं, टोटल आपके हो गए 6 नंबर। पद्यांश आता है, पद्यांश भी आता है 6 नंबर का, 6 प्रश्न, 6 प्रश्न, 6 नंबर। ठीक है, इतना क्लियर। पत्र व प्रारूप, पत्र व प्रारूप में क्या आता है? अर्थशास्त्रीय पत्र, निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन, अधिसूचना, ये पांचों आपके सिलेबस में दिखाए गए हैं। ठीक है, तो हमें क्या हम कोई छोड़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, सबके सब समझ करके ही जाना है हमें। तो देखिए भैया, पत्र कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का आएगा, 5 मार्क्स। कितना प्रश्न आएगा? 1 प्रश्न आएगा। 5 नंबर का 1 प्रश्न, टोटल नंबर कितने? 5। सेम टू सेम निबंध आएगा, निबंध भी विकल्प सही थे, निबंध में भी आपके पास ऑप्शन रहेंगे। आप एक निबंध पिक कर लीजिए। कितने नंबर का आएगा? 5 मार्क्स। ठीक है, 5 मार्क्स का आएगा ये। और कितने प्रश्न? 1 निबंध लिखना है भैया, 1 निबंध लिखना है। क्लियर? इतना अगर आपने कर लिया तो आपके कितने नंबर मिल जाएंगे? 22 नंबर मिल जाएंगे। चाहिए बिना किसी देरी से सबसे पहले हम समझेंगे अपठित पद्यांश, फिर गद्यांश और फिर पत्र और निबंध पर हम आएंगे। ठीक है ना? तो चलिए चालू करते हैं क्लास को भैया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपठित
पद्यांश, पद्यांश में हम क्या पढ़ेंगे, इस तरह से प्रश्न आता है कि निम्नलिखित अपठित काव्यांश, ठीक है, इसको हटा दो, ये नहीं आएगा, ये भी आएगा, पर अभी हम काव्यांश देख रहे हैं ना, काव्यांश कहो या पद्यांश कहो एक ही बात है, इतना समझ के चलना। तो इसको पढ़ना है ध्यानपूर्वक, उसके बाद नीचे लिखे प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। पहला पद्यांश देख लेते हैं, क्या है पहला पद्यांश, अपने नहीं अभाव मिटा पाया जीवन भर, यानी कि मैं अपने अभाव जीवन भर नहीं मिटा पाया। कविता को समझने की कोशिश करना, पर औरों के सभी अभाव मिटा सकता हूं, पर दूसरों के सारे अभाव में मिटा सकता हूं, ठीक है। यानी कि मेरे तो अभाव में नहीं मिटा पाया, पर दूसरों के सारे अभाव मिटा सकता हूं। तूफानों भूचालों की भयप्रद छाया में, तूफान और भूचाल, अगर तूफान आते हैं, अगर आंधी आती है और लोग उनसे डरते हैं भयप्रद छाया में, तब क्या होता है, मैं ही अकेला हूं जो गा सकता हूं। ऐसे समय में भी मैं अकेला हूं जो डरता नहीं हूं और मैं गा सकता हूं, यानी कि मैं उस तूफानों से लड़ करके और उन्होंने जो जो नष्ट किया है वो मैं फिर से बना सकता हूं। मेरे में की संज्ञा भी इतनी व्यापक है, यानी कि मेरे हिसाब से मैं में क्या आता है, इसमें मुझसे अगणित प्राणी आ जाते हैं। मैं जब कहता हूं ना, तो मैं के अंदर बहुत सारे प्राणी आ जाते हैं। क्यों भैया, ऐसे क्यों, कुछ तो कारण होगा। मुझको अपने पर अदम्य विश्वास रहा है, मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा रहा है। क्या भरोसा रहा है, आओ समझते हैं। मैं खंडर को भी फिर से महल बना सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं, खंडर को महल बना सकता हूं। जब जब भी मैंने खंडर आबाद किए, प्रलय में भूचाल देख मुझको शर्माए। जब जब भी मैंने खंडरों को आबाद कर दिया तो प्रलय और मेघ और ये सब शर्माए हैं भैया, मुझे देख करके शर्माए। क्या रे देखो, हमने पूरा खराब कर दिया था, इसने फिर से बना लिया। कौन बनाता है, कौन करता है ये सब, मजदूरों की बात हो रही है। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या। यहां लिखा था ना, इसमें मुझसे अगणित प्राणी, ये अगणित प्राणी मतलब क्या, पूरा मजदूर वर्ग, पूरे मजदूर वर्ग को समर्पित है यह कविता, ठीक है। अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए, यानी कि कई बार मैंने धरा पर स्वर्ग बना दिए अपनी मेहनत से, अपनी मजदूरी से और अपनी लगन से, अपने कभी न हार मानने वाली क्षमता से। मैंने क्या कर दिया, मैंने कई बार स्वर्ग बना दिए यहीं पे, और मुझे देवों से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो धरा को ही स्वर्ग बनाता हूं, ठीक है। अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। आ गई समझ में कविता। चलिए अब इसके देख लेते हैं हम प्रश्न। कवि ने मिटाने की बात कही है, क्या मिटाने की, परोपकार को नहीं यार, परोपकार को कैसे मिटाने की बात कहेगा, ठीक। खंडर को मिटाने की बात बिल्कुल नहीं हुई, खंडवर को स्वर्ग में बदलने की बात हुई, मिटाने की नहीं। अभाव, अभाव को मिटाने की बात हुई है ना। भूचाल को भी मिटाने की बात नहीं, भूचाल आया, उसने नुकसान किया, वो चला गया, पर मिटाने की क्या बात हुई है, अभाव को। समझिए लिखा है ना, अपने नहीं अभाव मिटा पाया मैं, अभाव मिटाने की बात, पर औरों के सभी अभाव मैंने मिटा सकता हूं, यही लिखी है, बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला प्रश्न। जीवन में कवि ने खंडर से महल बनाने हेतु बल दिया है, किस चीज पे बल दिया है, ऐसा क्या चीज है जिसके माध्यम से खंडर से महल बन सकता है। एक ही तो है, अदम्य साहस, यही समझा था हमने। ये देखो, अदम्य विश्वास रहा है, अदम्य विश्वास रहा है किस बात का, कि मैं खंडर को फिर से महल बना सकता हूं। तो अगर अदम्य विश्वास रहा है और खंडर को महल बना सकता हूं, यही तो पूछा है कि किसके माध्यम से आप बना सकते हैं, तो आप बता दो अदम्य साहस पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। अदम्य व्यक्ति को देखकर शर्माते हैं, जब अदम्य व्यक्ति खड़ा होता है उसको देखकर कौन शर्माता है, प्रलय, मेघ, भूचाल, उपयुक्त सभी, इसका आपका सही आंसर होगा। तीनों की बात है। जीवन में सुधार हेतु किसका महत्व बताया गया है, जीवन में सुधार हेतु अदम्य साहस और परोपकार का अधिक महत्व बताया है, ठीक है। कवि ने अपने आप को क्या मानकर धरती पर स्वर्ग बनाने की बात कही है, कवि ने अपने आप को क्या माना है कि मैं धरती पे स्वर्ग हूं, तो कवि ने अपने आप को मजदूर माना है और मजदूर मानकर ही धरती पर स्वर्ग बनाने की बात कही है। काव्यांश का उचित शीर्षक मजदूरों का महत्व। चलिए अगला काव्यांश देख लेते हैं। यह रहा अगला काव्यांश, क्या है, किसने लिखा है, पढ़ो समझ में आएगा। मेरा मन अनंत कहां सुख पावे, मेरा मन पूरे अनंत में कहां सुख पाता है, ठीक है, कहां पाता है, कवि पूछ रहा है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, जैसे जहाज का पंछी अगर बैठा हो वो उड़ कर कहीं जाए और तो कहीं जाकर देखिएगा तो क्या है भैया, कुछ भी नहीं है, तो वापस आ गए ना उसी जहाज पे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, वैसे ही कवि का मन भी है कि इतना सारा अनंत है जो कभी खत्म नहीं हो रहा,
लेकिन उस अनंत में भटकने के बाद कवि वापस आता है, कहां आता है? अपने कृष्ण के पास। तो कृष्ण के पास तो किसकी पंक्तियां हैं? सूरदास जी की। आपको नहीं पता तो क्या हुआ, मैं बता रहा हूं। सूरदास जी ने लिखा है कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, ठीक है। कमल नैन को छाड़ी महात्म। कमल नैन, कमल नैन कौन? सूरदास किसको बज रहे थे बताओ? कृष्ण को बज रहे थे ना, कृष्ण की बात। कमल नैन को छाड़ी महात्म, कृष्ण को छोड़ करके दूसरे लोग क्या करते हैं? और देव को ध्यावे, दूसरे देवताओं का पूजन करते हैं। अरे कोई कैसा कर सकता है? सूरदास जी कह रहे हैं, ठीक है। आपके आराध्य राम हो सकते हैं, राधा हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको उससे भावुक नहीं होना है कि सर मैं तो राधा राधा करता हूं। करिए भैया, यहाँ पे सूरदास की बात हो रही है। सूरदास के आराध्य कौन है? कृष्ण। तो उन्होंने बाल गोपाल को आराध्य मान करके कविता लिखी है ना। ज्यादा भावुक नहीं होना है, कविता को समझना है। परम गंगा को छाड़ी पियासो। परम गंगा को, परम गंगा मतलब क्या? गंगा समझते हैं ना। तो परम गंगा को छोड़ करके क्या? पियासा। परम गंगा के छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे, यानी कि दुर्मति बुद्धि जिसकी भ्रष्ट हो जाती है, वो क्या करता है? कुएं को खोदने लगता है। तो बिल्कुल वही है कि जो कृष्ण को छोड़ करके कोई और देव को भजेगा, वो ऐसा है कि परम गंगा को छोड़ करके कुएं खोद रहा है, ठीक। जिही मधुकर, मधुकर मतलब भंवरा। अंबुज, अंबुज रस मतलब कमल। जिही मधुकर अंबुज रस चाख्यो, जिस भंवरे ने कमल का रस चख रखा हो। क्यों? करील फल भावे, उसे करील का फल क्यों अच्छा लगने लगता है? जिसमें कांटे भी होते हैं, बहुत बेकार होता है, ठीक। हालांकि उसका औषधि में अपना फायदा है, पर क्या मतलब है? चल, जहाज का पंछी उड़कर कहां जाता है? प्रश्न को पूछना, पढ़ना पहले ध्यान से। क्या है? जहाज का पंछी उड़कर, ये नहीं पूछ रहा कहां, क्या पूछ रहा है? कहां जाता है। कवि ने क्या कहा, आइए समझते हैं। कवि कह रहे हैं जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कवि ने कहा कि जहाज का पंछी उड़ा और वापस आ गया। कवि ने तो ये बताया नहीं कि कहां जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? हम अपने हिसाब से तुक्का लगाएंगे। आओ भैया समझेंगे कि क्या कहां जा सकता है। कवि मन कहां जा सकता है? जहाज का पंछी, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये वाला। जहाज का पंछी उड़ करके कहां जा सकता है? आओ समझते हैं। ऑप्शन देखो, दूसरे जहाज पर। दूसरे जहाज पर नहीं जाएगा। दूसरा जहाज होता तो जाकर के बैठ जाता ना, वो तो घूम फिर के वापस आ गया, मतलब उसे दूसरा जहाज नहीं मिला, ठीक। तो ये वाला नहीं है। अनंत आकाश में, अनंत आकाश, अगर अनंत आकाश में भी उसको जाना होता तो थक के वापस क्यों आता? चुपचाप ऊपर 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 चलने देता, चलने देता, चलने देता। या तो मारा जाता या तो फिर उड़ के चला जाता, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? वो उड़ा, घूम फिर कर आसपास देख लिया, वापस आ गया। तो ये अनंत आकाश में भी जाना नहीं गया था, वो कहीं और गया था। कहां गया था? तब देखिए भैया, जीवन यापन कर लिया अन्यत्र। सही बात तो यह है कि कवि ने ऐसी कोई बात कही नहीं है कि जीवन यापन के लिए अन्यत्र कहीं गया था। पर चारों में से एक उत्तर तो लगाना पड़ेगा। तो चारों में से एक उत्तर लगाना पड़ेगा, तो ये नहीं लगा सकते, ये नहीं लगा सकते। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, तो ये भी नहीं लगा सकते। ये क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए ना, तो इसको भी करना पड़ेगा। जो बच गया वही आंसर है, तो ये बच गया। हाँ, परफेक्ट आंसर तो नहीं है, पर आंसर बता के आगे बढ़ो, है ना। ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। गंगा के जल को छोड़कर कुआं खुदवाने वाले व्यक्ति को कवि ने क्या कहा है? क्या कहा है? दुर्मति कहा है। दुर्मति तो कहा है। महामूर्ख कहा है, हाँ ये भी सही बात है। महापापी कहा है। उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी कह सकते हैं वैसे, पर दुर्मति ज्यादा सही उत्तर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप प्रश्न पढ़िए, क्या है? जही परम गंगा को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। दुर्मति कुएं को खोदता है। तो इसका परफेक्ट आंसर जो होगा ना आपका, वो क्या होगा? दुर्मति होगा, ठीक है। परफेक्ट आंसर होगा आपका ए वाला। इसको आप हटा देंगे और करके लिखेंगे आप क्या? दुर्मति। चलिए देखा जाए तो ये तीनों भी हो सकते हैं ना, उपयुक्त सभी भी हो सकता है। पर ज्यादा सही क्या है? जैसे वहां हमने देखा था कि कम गलत कौन सा है, क्योंकि चारों गलत लग रहे थे। अब यहां हमें चारों सही लग रहे हैं, लेकिन ज्यादा सही, परफेक्ट सही कौन सा है? दुर्मति, ठीक है। चलिए, करील के फल किसे अच्छे नहीं लगते? भंवरे को। कमल नैन को नहीं, कृष्ण को थोड़ी ना, कृष्ण को तो सब अच्छा लगता है। पंछी को पंछी की बात नहीं हो रही, अंबुज को भंवरे की बात है, ठीक है। चलिए, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, पंक्ति का भावार्थ लिखिए।
इस पंक्ति का भावार्थ लिखना है, यानी कि मेरा मन है कहाँ सुख मिलता है भैया इसको। कवि कहता है कि मेरा मन श्री कृष्ण को छोड़कर अन्यत्र कहीं सुख प्राप्त नहीं कर सकता। पियासो शब्द का क्या अर्थ है, ये तो पता है ना आपको। प्यासो भैया, प्यास लगी है जिसको। प्यासो शब्द का अर्थ है प्यास, प्यासा, ठीक है, अर्थात श्री कृष्ण की प्राप्ति की प्यास, ये भी हो सकता है, ठीक है। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उचित शीर्षक है रसखान की भक्ति, श्री कृष्ण प्रेम का महत्व। यह भी हो सकता है रसखान की भक्ति। रसखान की भक्ति हो सकता है, नहीं, सूरदास की भक्ति, क्योंकि सूरदास ने लिखा है। देखा जाए तो अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप क्या लिखेंगे, श्री कृष्ण के प्रेम का महत्व, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं भक्ति का महत्व, सीधा और सिंपल, भक्ति का महत्व, क्योंकि भक्ति की बात हो रही है, भक्ति का महत्व लगाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए, भूलोक का गौरव प्रकृति की पुण्य, हाँ चलो अगला है ना, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है। वो कोई पूछ रहा है कभी कि भैया भूलोक का गौरव जिस पर पूरी पृथ्वी गर्व करती है, ठीक है, प्रकृति का पुण्य लीला, यानी कि प्रकृति पर जहां पे प्रकृति की लीला दिखाई दे रही है वो कहाँ है। पहला मनोहर गिरी, हिमालय और गंगाजल, जहां पे हिमालय है भैया, जहां पे गंगाजल है, ठीक है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, सब देशों से ज्यादा किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषिभूमि है। ऋषिभूमि क्यों, कौन सी है ऋषिभूमि, यही तो है हमारा भारत। वह कौन, भारतवर्ष है, भारतवर्ष की बात हो रही है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। वृद्ध भारतवर्ष यानी कि वृद्ध यानी कि ऐसे कि हमारे पुराने जमाने में जो हमारी प्रभुता थी, हम पूरे विश्व पर राज करते थे। विश्व पर राज ऐसे नहीं, तलवार के दम पे नहीं, पूरे विश्व पर हमने राज किया है, पूरे विश्व को रास्ता दिखा करके। ज्ञान के मार्ग में भारत का कोई सानी नहीं रहा, ठीक है। तो इस तरह से यहां कहा है कि वृद्ध यानी कि आज हम कहां ज्ञानी रहे हैं, आज की स्थिति हमारी क्या हो गई है, इस तरह से सोच करके कवि ने यहाँ पे वृद्ध भारतवर्ष लिखा है, ठीक है। तो हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, तो यही संसार का सिरमौर है, इसी ने पूरे संसार को सिखाया है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या, और क्या ऐसा कोई पुराने जमाने में कोई ऐसा देश आपको दिख रहा है जिसने इस तरह के महान ऋषि भूमि की जो भूमि हो, जो इतना सुंदर हो, जो ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला हो, जिसने पूरे संसार को रास्ता दिखाया, क्या ऐसा कोई देश कोई दूसरा है, बिल्कुल कोई दूसरा देश नहीं है। भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है, यहीं पर भैया भगवान भी हुए हैं, और विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। पहले सबसे पहले नर सृष्टि यानी कि नर को यहीं पर बनाया है, किसने, विधि ने, ठीक है। सबसे पहले इंसान कहाँ हुए, भारत में हुए, किसने कहा है, मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं, ठीक। आगे समझिए, कवि ने भूलोक का गौरव किसे बताया, किसे बताया, भारतवर्ष को। चलिए, नर सृष्टि का सर्वप्रथम विस्तार किया है। नर सृष्टि का सर्वप्रथम विस्तार किसने किया है, पहली बात विधि ने किया है, क्योंकि विधि की बात हो रही है। नूतन शब्द का विलोम है, नूतन मतलब क्या, नया, तो पुरातन पुराना, ठीक है। चलिए, भारत की श्रेष्ठता किससे परिलक्षित होती है, भारत की श्रेष्ठता ऋषिभूमि से, भगवान की बहुभूतियों के भंडार से परिलक्षित होती है कि भारत कितना महत्व है। उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, क्या शीर्षक, भारत की श्रेष्ठता या भारतवर्ष की महिमा, बिल्कुल सही शीर्षक है, ठीक है। इसके अलावा भी आप कुछ लिखना चाहें तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कविता के अनुसार शीर्षक होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया, ठीक है। कविता आपने पढ़ा, आपको लगा हाँ भारतवर्ष की बात लिखिए, तो आपने लिख दिया हमारा भारतवर्ष, हमारा भारतवर्ष, तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं होगा, सही होगा, आपका सही होगा, ठीक है। क्योंकि इतने सारे बच्चे परीक्षा देंगे, इतने सारे बच्चे अपने हिसाब से कुछ भी शीर्षक लिखेंगे, तो दरअसल ये शीर्षक लिखने की बात इसलिए की जाती है कि आपकी काव्य की समझ को व्यक्ति देख पाए कि आपने पढ़ने में आप कितना समझदार है, किसी चीज को पढ़कर कितना समझते हैं, समझने की क्षमता देखना आपकी परीक्षा का उद्देश्य है, ठीक है। आपने समझा और आपने मिलता जुलता आंसर भी लगा दिया, आपका उत्तर सही होगा। वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, इस पंक्ति का आशय क्या है, क्या आशय है, हमारे देश की भूमि संसार के संपूर्ण देशों में सर्वश्रेष्ठ है, बिल्कुल यही है, ठीक है। अगला है क्या, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे। चलो अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ठीक है, आप पीडीएफ में देखना और इसको समझना और इसको आगे बढ़ना, ठीक है। ये आपका रहा
ये इसके प्रश्न है, प्रश्न और उत्तर मैंने सारी चीजें दे रखी हैं, इसको आप पढ़ लेना और इसको समझ लेना। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं गद्यांश की। अपठित गद्यांश अब हम पढ़ेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर इस तरह से प्रश्न आता है कि नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखिए। बच्चों, पद्यांश मैं मान सकता हूं कि थोड़ा कठिन होता है, गद्यांश तो उससे भी ज्यादा सरल है। एक गद्यांश समझाऊंगा, इसके आगे के सारे की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ठीक है, चलिए। व्यक्ति को अपने जीवन में नाना प्रकार के लक्ष्य से निर्धारित करने की अपेक्षा किसी एक उत्तम लक्ष्य को ही निश्चित करना चाहिए। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि व्यक्ति को अपने जीवन में, अगर व्यक्ति अपने जीवन में कई सारे लक्ष्य रखे तो मुश्किल हो जाएगी, उसके अपने जीवन में एक ही लक्ष्य रखना चाहिए। जो व्यक्ति कई उद्देश्यों की पूर्ति का ख्वाब छोड़कर अर्जुन की तरह एक ही लक्ष्य की चिड़िया की आंख मानकर उस पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करता है, यानी कि जो व्यक्ति ऐसा करता है कि सारे लक्ष्यों पर ध्यान हटा दिया, अपना एक लक्ष्य चुन लिया और पूरा ध्यान उस पर लगा लिया, पूरा काम वही कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, निश्चय ही सफलता उसके चरणों चूमती है, सफलता उसके चरणों को चूमने लगती है। आगे क्या, एक ही साथ दो घोड़ों पर सवार होने वाले फिसल कर नीचे गिरना निश्चित है। अगर कोई कहे कि यार एक साथ में ये भी कर लूं, एक साथ में वो भी कर लूं, तो क्या होगा, फिसल करके गिर जाओगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। किसी पेड़ के तने, डालियां, पत्ते, फूलों की अलग अलग सेवा करने वाले को फलों से वंचित ही रहना पड़ेगा। पेड़ का तना हो, डालियां हो, पत्ते हो, फूलों हो, तो इन सब की अलग अलग जो सेवा करता है, क्या उसको फल मिल सकता है? नहीं। तो फल किसको मिलेगा? जो रोज जड़ में जाकर के जल चढ़ा रहा है। ठीक है, फलों से वंचित ही रहना पड़ेगा, जबकि वह यदि मूल जड़ को सींचे तो उसे फल की प्राप्ति होनी ही है। अतः व्यक्ति को एक ही उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रयत्न करना चाहिए। कितनी सरल बात है, समझ में भी आ गई। अब इसके प्रश्नोत्तर भी सरल सरल ही होंगे, आप एकदम समझेंगे। व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या निश्चित करना चाहिए? सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? एक ही लक्ष्य के पीछे जाना चाहिए। ठीक है, निरुद्देश्य लक्ष्य, यार जिस उद्देश्य नहीं है फिर क्या मतलब? आर्थिक लक्ष्य मैटर नहीं करता, आर्थिक हो, सामाजिक, कैसा भी हो। काल्पनिक लक्ष्य, उत्तम लक्ष्य, तो ये सही उत्तर है। ठीक है, वैसे तो लग रहा है कि हाँ तीनों ही हो सकते हैं, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन ये दोनों भी हो सकते हैं। हो सकता है अब किसी आदमी को मान लो पैसे चाहिए तो उसका आर्थिक लक्ष्य, पर आप प्रश्न को पढ़ो, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या निश्चित करना चाहिए, क्या निश्चित करना चाहिए। तो सही बात यह है कि किसी एक लक्ष्य के पीछे भागना चाहिए, तो परफेक्ट आंसर होगा उत्तम लक्ष्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फल की प्राप्ति किसको सींचने से होती है? जड़ को, पता है तो है भी। निश्चय ही सफलता किसके चरणों को चुनती है? जिसका संपूर्ण ध्यान एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होता है, उसको, उसके चरणों को चुनती है कौन? सफलता। नहीं तो नहीं चुमेगी भैया, समझ लेना। ठीक है, सफलता से अगर अपना पैर चुमवाना है तो एक ही लक्ष्य रखना। इस गद्यांश छाटकर उपेक्षा शब्द की विपरीतार्थ लिखिए। उपेक्षा शब्द का विपरीतार्थ यानी कि समझते हैं, विलोम शब्द लिखना है। तो उपेक्षा शब्द का विपरीतार्थ क्या है? अपेक्षा। ठीक, चिड़िया की आंख में निहित प्रतीकात्मक अर्थ को लिखिए। चिड़िया की आंख में क्या है? प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, है ना। मैं आपको कह दिया कि बच्चों चिड़िया की आंख की तरफ देखो, अरे सर हमारे यहाँ सामने चिड़िया ही नहीं है। आपकी चिड़िया की आंख बोर्ड परीक्षा है, बस उसी को देखो, उसी को समझो, उसी की तैयारी करो, तब जाकर। तो प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? जो भी हमारा लक्ष्य है वह। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। सफलता का महत्व हो सकता है, लक्ष्य प्राप्ति का रहस्य हो सकता है, या यह भी हो सकता है कि एक लक्ष्य का महत्व, क्योंकि कवि क्या कह रहा है कि एक लक्ष्य होना चाहिए, एक लक्ष्य का महत्व। क्या यह हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो तीनों में से कौन सा? तीनों सही है। ठीक, समझ लेना। चलिए अब ये आपको देखना है, मैं थोड़ा अलग हो जाता हूं। ठीक है, ये वाला पूरा गद्यांश है, इसको पढ़ना आप, और इसका उत्तर भी आपको दिए हुए हैं वैसे तो, पर आप एक बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलिए हाँ ये वाला भी आपको देखना है भैया, है ना, ये वाला भी आपको समझ लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी आपको ही समझना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, मतलब आप टेंशन न लीजिए, एक मैंने समझा दिया, गद्यांश आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं। रणनीति में आपको समझा देता हूं पद्यांश और गद्यांश की। रणनीति क्या होगी अभी हम समझेंगे। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, थोड़ा सा खाली पेज देख लेता हूं मैं। यहाँ समझ लेते हैं कि पद्यांश और गद्यांश को देखना कैसे। अगर आपको देखना है पद्यांश, पद्यांश तो क्या करेंगे? सबसे पहले आपको पढ़ना है, पद्यांश पढ़ो,
ये करो, क्या करो, पद्यांश पढ़ो। ठीक है, जो भी सारे पद्यांश हैं उनको आपको पढ़ना है। उसके बाद और समझो, पढ़ना भी है समझना भी है, समझो। फिर उसके बाद क्या करना है, प्रश्न को पढ़ो और समझो, इसको भी पढ़ो इसको भी समझो। ठीक है, अब प्रश्न भी पढ़ लिया, प्रश्न को भी समझ लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको देखना है कि प्रश्न का उत्तर आप दें। ये प्रक्रिया आपको रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि सर पहले प्रश्न पढ़ लें फिर उत्तर देख लेंगे, और ऐसा भी नहीं करना है प्रश्न का उत्तर पद्यांश के हिसाब से ही देना है, पद्यांश के अनुसार, है ना। अगर मान लो पद्यांश में लिखा हो कुछ तो अपना दिमाग नहीं लगाना कि सर ऐसा कहां होता है। अगर पद्यांश में लिखा है तो उसको मान लो और वो उत्तर लिख के आ जाओ, सही हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न क्या पूछते हैं, आपने सुना कभी प्रश्न क्या है, देखो, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पद्यांश के अनुसार लिखिए। किसके अनुसार लिखना है, पद्यांश के अनुसार। ऐसा नहीं बोला कि आप अपने अनुसार लिखो, अगर आप अपने अनुसार बोलते तो आप अपने हिसाब से लिखते। किसके हिसाब से बोला है, पद्यांश के हिसाब से, तो पद्यांश के हिसाब से आपको लिखना। ठीक है, गद्यांश में भी यही बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, पद्यांश या गद्यांश में, गद्यांश को समझना और ज्यादा आसान है क्योंकि गद्य है सीधा पढ़ के समझ में आ जाता है, पद्यांश समझना थोड़ा मुश्किल है ना। लेकिन आप समझेंगे और फिर प्रश्न को देखेंगे तो आपको बिल्कुल हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेकर के आप पढ़ना और फिर अटेम्प्ट करना, आपका एकदम सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, गुलाब जामुन है ये बात मत भूलना, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, दिमाग को शांत रखना, उसके बाद ठंडे दिमाग से पढ़ना है, न्यू उत्तर मिलेंगे, चुटकियों में आपको उत्तर मिलेंगे। ठीक है, चलिए ये होगा। हाँ, अब हम देख लेते हैं यह पत्र और प्रारूप लेखन, ये आपके सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है। क्यों माना जाता है सबसे कठिन, क्योंकि आपको नहीं पता अर्थशास्त्रीय पत्र क्या होता है, निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन, अधिसूचना, इसलिए इसको क्या मानते हैं, कठिन। तो समझेंगे, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं पत्र क्या होता है। पत्र को समझ लो, उसके बाद बाकी की चीजें समझेंगे। पत्र क्या होता है, साधारण तरह से मैं आपसे कहूं पत्र क्या होता है, मतलब हम अगर किसी को लिख करके कोई सूचना देंगे तो उसे हम पत्र कहेंगे। ठीक है, कोई भी सूचना दें या कोई भी बात लिखे तो पत्र कहलाएगी। तो पत्र क्या है, लिखित माध्यम है। हाँ, लिखित माध्यम, पत्र वह लिखित माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने विचार, भावनाएं, सूचनाएं, संदेश किसी दूसरे व्यक्ति, संस्था, समूह तक पहुंचाता है, उसको हम क्या कहते हैं, पत्र। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक मतलब क्या, औपचारिक मतलब ये कि भैया नियम, शिष्टाचार और निर्धारित प्रारूप में लिखे जाते हैं। अनौपचारिक मतलब अपने हिसाब से। औपचारिक मतलब एक आदर्शात्मक जो व्यवस्था है, जो फिर फिक्स फॉर्मेटिंग है, उसको ध्यान में रख करके, ठीक है, रखे जाते हैं, है ना। तो जैसे आवेदन पत्र, शिकायत पत्र, सरकारी पत्र, कार्यालयीन पत्र, जहां पे नियम, कानून, विधा है ना। इसका मतलब ये नहीं कि अनौपचारिक में सर फॉर्मेटिंग नहीं होती, क्या फॉर्मेटिंग यहां भी होती है, पर औपचारिक मतलब ये कि किसी संस्था के लिए, ठीक है, किसी संस्था के लिए ये लिखे जाते हैं। आगे समझिए, अनौपचारिक पत्र, ये पत्र अपने पराये, मित्र, रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। जैसे पूरा अपने पराये कोई भी हुआ, मित्र हुआ, रिश्तेदार हुए, उन सबको लिखे जा सकते हैं। ठीक है, ये सब हमारे जानने में आएगा क्या, नहीं आएगा। मैं आपको एक जानकारी के लिए समझा रहा हूं ताकि जब मैं आपको विज्ञप्ति समझाऊं, अधिसूचना समझाऊं तो आप उसको क्लियर से पकड़ पाए। ठीक, कार्यालयीन पत्र क्या होता है, कार्यालयी पत्र क्या होता है, कार्यालय मतलब क्या, ऑफिस। तो ऑफिस के द्वारा या फिर ऑफिस को कोई भी पत्र लिखा जाता है तो कौन सा पत्र है, कार्यालय। जो पत्र एक कार्यालय द्वारा दूसरे कार्यालय में अथवा दो राज्य सरकारों के बीच, हाँ तो दो राज्य सरकार में अलग अलग कार्यालय हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। एक राज्य सरकार में दो अलग अलग कार्यालय, पशुपालन विभाग, मान लीजिए डेयरी उत्पाद विभाग को कुछ लिखेगा तो बिल्कुल लिख सकता है। ठीक, विदेशी सरकारों के बीच गैर सरकारी या सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन कैसे, तो क्यों, संगठन तो है ना, वो भी तो एक संस्था है, वो भी तो लिख सकते हैं पत्र, उनका भी तो कार्यालय है। क्या कार्यालय सरकार के ही होते हैं, आपके स्कूल मान लीजिए सरकारी हो प्राइवेट हो, कार्यालय तो वहां भी है, तो वहां भी कोई पत्र अगर लिखा जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कार्यालयी पत्र कहेंगे।
कुल मिलाकर ये है कि संस्थाओं के बीच लिखा जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसे हम क्या कहते हैं? कार्यालय पत्र। कार्यालय से आशय क्या है? किसी सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी उस स्थान विशेष से है जहां प्रशासनिक व्यवस्था संचालित की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? कार्यालय पत्र। आसान भाषा में समझना है, जहां पे कोई कार्यालय किसी दूसरे कार्यालय को पत्र लिखता है तो कौन सा पत्र हुआ? कार्यालयीन पत्र हुआ। कार्यालय पत्रों की संरचना पर ध्यान रखने का बिंदु क्या है? कार्यालय में या फिर सरकारी पत्र औपचारिक की श्रेणी में आते हैं। औपचारिक आएंगे, पहले ही बता चुका हूं, संस्था द्वारा लिखा जाता है तो औपचारिक है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे पत्रों के शीर्ष पर कार्यालय, विभाग, संस्थान जो भी हो नाम लिखा जाएगा, है ना, ठप्पा लगेगा। मान लीजिए अगर भारत सरकार निकाल रही तो भारत सरकार की सील मुहर उस पर लगेगी। पत्र के दाईं तरफ सबसे पहले फाइल की संख्या लिखी जाती है। ये सब बातें, फाइल की संख्या वगैरह सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखेंगे अभी विज्ञप्ति, अधिसूचना, उनमें भी ये सब नंबर लिखे जाते हैं। जिसे पत्र लिखते हैं उसका पद, नाम, पता, ये सब बाएं तरफ लिखते हैं। ठीक है, जब हम किसी कार्यालय में पत्र भेजते हैं, आवेदन करते हैं, तो किसी सूचना के लिए पत्र लिखते हैं, तब उसकी सारी फॉर्मेटिंग बाएं हाथ तरफ होती है ना। पत्र की बात हो रही है यहाँ, और किसी की बात नहीं हो रही। पत्र के समापन पर दाईं ओर बहुधि लिखकर हस्ताक्षर होते हैं। ये तो बात हो गई आपकी कार्यालयीन पत्र की, औपचारिक पत्र की। ठीक, अब बात करते हैं आपके सिलेबस में क्या है। आपके सिलेबस में एक है अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र क्या होता है? अर्धशासकीय पत्र का मतलब यह होता है कि जब कोई दो सरकारी विभाग है, मान लो, ठीक है, क्या है ये? सरकारी, ये विभाग एक है, और ये विभाग एक, ये हो गया आपका विभाग दो। तो क्या हो गया? दो सरकारी विभाग तो आपके सामने है। अब एक चीज समझिए कि इस विभाग में अधिकारी एक है, कोई अधिकारी भैया, ठीक है, और यहां पे दूसरे विभाग में तो दो अधिकारी, दो है। मतलब नंबर नहीं बता रहा हूं मैं, यहां पे भी अधिकारी है, यहां पे भी अधिकारी है। ठीक है, तो अब ये अधिकारी अगर आपस में बात करें, लेकिन सरकारी कामकाज से नहीं, कि हाँ अनऑफिशियल बातचीत होगी। ठीक है, पत्र लिखेंगे, भैया अच्छा प्रिय श्री कैसे हैं आप, सब बढ़िया है, आपका विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुझे तो मजा ही आ जाता है आपका काम देखता हूं तो। अच्छा, पर आपसे एक निवेदन है, क्या? हमारे विभाग का एक फंड आपके वहां से अटका हुआ है, आप जरा सा ध्यान दे दीजिए तो वो काम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो क्या हो गया भैया, है तो ये सरकारी कर्मचारी, है ना, और है तो ये सरकारी विभाग, लेकिन यहां पे जो काम हो रहा है यह एक दो व्यक्तियों के बीच हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। तो इन दोनों के बीच अनौपचारिक पत्राचार, अनौपचारिक पत्राचार, इन दोनों के बीच अनौपचारिक पत्राचार क्या कहलाता है? अर्धशासकीय पत्र कहलाता है। क्लियर है? अभी फॉर्मेट समझेंगे और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। विभाग एक का एक अधिकारी, विभाग दो का एक अधिकारी, दोनों के बीच अगर अनौपचारिक पत्राचार होगा तो फिर वो होगा। औपचारिक पत्राचार होगा तो औपचारिक पत्राचार मतलब ये है कि भैया कलेक्टर है, वो अपने सारे दिन में आने वाले सारे पटवारियों को लिखेगा कि अच्छा आप ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, मतलब इस तरह से नहीं लिखेगा कि आप लोगों को आदेश दिया जाता है, कि आप लोगों को सूचित किया जाता है कि आज से नियमावली में ये परिवर्तन किए जाते हैं, आपको इन परिवर्तनों को बिल्कुल 100% पालन करना अनिवार्य है। इस तरह का अगर कोई पत्र हो जिसमें कि अपना ऑफिशियल पद का इस्तेमाल करके अपने सबऑर्डिनेट को कुछ कहा जा रहा हो, या फिर दो लेवल के अधिकारी बात कर रहे हो, या फिर ऊपर का अधिकारी नीचे वाले को निर्देश दे रहा हो, कोई भी स्थिति में हो, अगर आधिकारिक बात होगी तो फिर शासकीय पत्र होगा, अगर अनौपचारिक बात होगी तो फिर अर्धशासकीय पत्र होगा। अर्धशासकीय कैसे? क्या लोग तो शासकीय है ना, भले पत्र का तरीका शासकीय नहीं है। इतना क्लियर है? अब समझ लेते हैं। अशासकीय पत्र तब लिखा जाता है जब कोई अधिकारी किसी विशेष कार्य के लिए दूसरे अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से आकर्षित करना चाहता है, व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, यह अनौपचारिक शैली में लिखा जाता है, लेकिन औपचारिक उद्देश्य से लिखा जाता है। उद्देश्य औपचारिक है पर शैली कौन सी है? अनौपचारिक। ठीक है, ऐसे पत्रों में आत्मीयता का पुट और अनौपचारिकता का समावेश होता है, और संबोधन के लिए महोदय के स्थान पर प्रिय, प्रिय श्री,
प्रिय सुश्री, माननीय या माननीय, ठीक है, माननीय, श्रीमती, ये सब लिखा जा सकता है ना, कि प्रिय श्री नमस्कार, प्रिय मित्र, मित्र नहीं, ठीक है, मित्र नहीं लिखेंगे क्योंकि मित्र थोड़ी ना है तो अधिकारी, ठीक है। तो इस तरह से प्रिय श्री, सुश्री, माननीय अधिकारी से निवेदन किया जाता है, इस तरह से लिख सकते हैं। क्या आ गया आपका एक प्रारूप, ठीक है। अभी यहाँ आपको दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा तो आप पीडीएफ में देख लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्या है? अर्धशासकीय पत्र। इसमें क्या है? अर्ध सरकारी पत्र है, ठीक है। तो इस तरह से मान लीजिए भारत या राजस्थान सरकार का जो भी हो तो मुहर इसमें भी लगेगी, ठीक है, क्योंकि एक अधिकारी लिख रहा है भैया, मुहर लगेगी यहाँ पे बीच में, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा प्रेषक का नाम। प्रेषक मतलब क्या? जो भेज रहा है। प्रेषक जो लिख रहा है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेषक है। लिख रहा है कि भेज रहा है? भेज रहा है, ठीक है। रहा है, चलिए, जो भेज रहा है तो प्रेषक का नाम आ जाएगा, फिर उसके बाद उसका पद आ जाएगा। कहाँ आएगा? लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे आ जाएगा। फिर राइट हैंड साइड पे प्रेषक का कार्यालय। मान लीजिए जिलाधीश महोदय लिख रहे हैं, ठीक, कलेक्टर महोदय लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे जिलाधीश कार्यालय, कार्यालय का पता, जो भी पता है, एड्रेस, जो भी डेट है वह, और अर्धशासकीय पत्र क्रमांक भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये सब बातें लिखी, फिर उसके बाद विषय लिख करके फिर यहाँ लिखेंगे सादर सप्रेम, और अपना काम चालू करेंगे कि सादर प्रणाम, सादर नमस्कार, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या? अच्छा, ये प्रिय श्री, आदरणीय श्री, ठीक है। आपको निवेदन किया जाता है कि, या फिर आपसे आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, आपसे एक छोटा सा निवेदन है। क्या निवेदन है? कि आज हमारे विभाग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है कि हमारे पशुपालन क्षेत्र में जो फंड अटका हुआ है उसमें आप जरा थोड़ी सी कृपा कर लीजिए, या फिर आप उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे दीजिए, ताकि हमारा विभाग उस फंड के आ जाने के कारण बहुत अच्छे से काम कर पाएगा। वो फंड शासन द्वारा तो निर्धारित कर दिया गया है, लेकिन इस विभाग के द्वारा वह अटका पड़ा है। इस तरह की कोई बात हो तो वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। साथ ही साथ क्या लिखेंगे? सादर सप्रेम, सादर धन्यवाद, जो भी है। समापन, यहाँ पे व्यक्तिगत स्पर्श युक्त भाषा से समापन लिख देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे कि किसको लिख रहे हैं। कलेक्टर महोदय ने लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? किसको लिखेंगे? हो सकता है आपने ऊपर के किसी अधिकारी को लिखा हो सकता है भैया किसी सचिव वगैरह को लिखा, जिसको लिखा हो उसका नाम, फिर उसका पद का नाम, उसके कार्यालय का नाम, ठीक। यहाँ पे कौन है? शुभेच्छु बहुदेव, जो भी उनका नाम है वे, हस्ताक्षर और ये सब चीजें वे लिख देंगे। कौन सा पत्र है? अर्धशासकीय। बात दो अधिकारी के बीच हो रही है, लेकिन आधिकारिक बात नहीं है। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे निविदा। अर्धशासकीय पत्र आपको क्लियर हो गया, निविदा समझेंगे। निविदा मतलब ये कि जब आपको कोई संस्था, आपकी संस्था हो, बहुत अच्छी बात है यार, बधाई हो, ठीक। आपकी संस्था नहीं है, सरकारी संस्था है, प्राइवेट संस्था है, कोई भी संस्था है, अगर उसे कोई सामग्री चाहिए, है नहीं, यानी कि मतलब क्या, बाजार से बुलवाना है सामान, ठीक है, तो कैसे बुलाएंगे? डायरेक्ट, अच्छा ले 100 रुपए ले जा। प्राइवेट में ऐसा हो सकता है, सरकारी में नहीं होता, एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है। तो वो क्या कहते हैं कि हमें 100 कंप्यूटर की आवश्यकता है हमारे विभाग में काम करने के लिए, तो निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा मतलब क्या? टेंडर, ऐसे समझ के चलो आप, क्या? टेंडर, ठीक है, टेंडर, इतना आप समझ के चलो। फिर टेंडर में जो भी व्यक्ति सस्ता भरेगा या जो भी व्यक्ति पूरा विश्वास पात्र लगेगा, उस व्यक्ति को वो निविदा आमंत्रित कर दी जाएगी, उसको निविदा दे दी जाएगी, फिर वो ऑर्डर लेकर के सारा काम अपना दे देगा। क्लियर है? इसको हम क्या कहते हैं? निविदा। तो निविदा क्या है? सामान बुलाने के लिए होती है। सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा अपने किसी निर्माण कार्य, कुछ बनाना हो मान लो, ठीक है, कुछ काम कराना हो, जैसे मान लीजिए कि रोड बनाना हो, रोड का निर्माण करवाना हो, तो रोड का निर्माण ऐसे हो जाएगा। रोड का निर्माण कराने के लिए टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं, निविदा आमंत्रित की जाती है, फिर लोग फॉर्म भरते हैं, फिर उच्च शासन के जो निर्णय है, जो समिति, निर्णय समिति है, वह बैठ करके निर्णय लेती है कि इस रोड का टेंडर हम किसको देंगे, किसको देंगे तो ज्यादा फायदा होगा। ये सब बातें देख करके फिर उसे वो जो है निविदा आमंत्रित की जाती है, ठीक है। फिर उसे निविदा को खोला जाता है। तो निर्माण कार्यों को संपन्न कराने, सामान की आपूर्ति करने, सामान बुलाना हो तो भी होगा। साथ ही साथ क्या है? उक्त कार्य को कर सकने वाले व्यक्तियों को सूचना देने हेतु समाचार पत्रों या सूचना पट्टों में आदि में क्या होता है? प्रस्ताव प्रमाणित किया जाता है। तो उस प्रमाण को क्या कहते हैं? उस प्रस्ताव को हम क्या कहते हैं?
आपका निविदा कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, सीमित निविदा और खुली निविदा। सीमित निविदा मतलब क्या, जो निर्धारित लोगों को ही आमंत्रित की जा रही हो, निर्धारित लोगों को आमंत्रित किया जा रहा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, सीमित निविदा। निर्धारित कैसे, आमंत्रित, ठीक। निर्धारित कैसे, निर्धारित मतलब ये कि भैया पूर्व निर्धारित, कि हाँ देखो विश्वास पात्र तथा निर्धारित व्यक्तियों के लिए ये निविदा है, इस तरह से लिख दिए जाते हैं उसमें। जैसे मान लीजिए कि किसी स्कूल वाले को अपने वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगवाने हैं, तो फिर ऐसे में क्या कहेंगे वे कि निर्धारित व्यक्ति को के लिए ये जो है निविदा आमंत्रित की जाती है। ऐसा नहीं है कि उसने खुली निविदा कि हाँ सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमको सीसीटीवी कैमरा लगाना है, तो आप एक काम करो अपने अपने निविदा ला करके प्रस्तुत कर दो। तो देखेंगे ना योग्यता कि किसकी सीसीटीवी की दुकान है, किसके पास वैलिड लाइसेंस है, किसके पास चीजें सही हैं। इस तरह से निर्धारित लोगों को यानी कि फिक्स लोगों को जो निविदा आमंत्रित की जाती है उसको हम कहते हैं सीमित निविदा। खुलित निविदा मतलब क्या, भंडारा है, ठीक है, भंडारा, कि हाँ सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हम ये आमंत्रित करते हैं, आप फॉर्म भरो, आपको लगेगा तो बिल्कुल हम दे देंगे। यहाँ पे हर कोई फॉर्म नहीं भर सकता, यहाँ पे हर कोई फॉर्म भर सकता है। मिलेगी किसको, वो लोग तय करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निविदा लिखते समय ध्यान रखने की बात है, निविदा अगर आपको लिखने की आ जाए क्या क्या बातें ध्यान रखें, सूचना संख्या बिल्कुल लिखना पड़ेगा, ठीक। निविदा प्रस्तुत करने की तारीख और समय लिखना पड़ेगा कि क्या डेट है क्या समय है। निविदा खोलने की प्रक्रिया का निर्देश, कार्य पूरा करने की समय सीमा, यानी कि निविदा कब खुलेगी, प्रक्रिया क्या रहेगी, फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म भरने की फीस कितनी होगी, 500 रुपए होगी, 1000 होगी, धरोहर राशि क्या होगी, ठीक है, समय सीमा क्या होगी, कब तक आपको भरना है, अनुमानित लागत क्या होगी, शर्तों का उल्लेख करना पड़ेगा। ये सब बातें आपको उसमें लिखनी पड़ेगी। अंत में निविदा जारी करने वाले अधिकारी के पद का नाम, आखिरी में अधिकारी का नाम आपको लिखना पड़ेगा, और इसे अंग्रेजी में टेंडर कहते हैं, ये तो आपको पता है, ठीक। अब एक निविदा समझ लेते हैं क्या है। अब विद्यालय रामपुर में स्काउटिंग प्रवृत्ति विकसित करने के लिए, स्काउटिंग प्रवृत्ति विकसित करना चाहते हैं तो क्या है, आवश्यक सामग्री क्रय करना है भैया, ठीक है। तो अब आवश्यक सामग्री क्रय करना है किस चीज की, स्काउट गाइड की, तो इसके लिए निविदा आपको लिखनी पड़ेगी। तो ये क्या है, सीमित निविदा है कि नहीं, आओ समझते हैं, ठीक है। ये सीमित निविदा है, कैसे, स्काउटिंग की है। पहली बात तो छोटे स्तर पर है, विद्यालय स्तर पर है, तो विद्यालय स्तर पर है तो वो हर किसी को खुली निविदा थोड़ी नहीं लिखेंगे, सीमित निविदा लिखेंगे कि जो निविदा है वो लिख देंगे भैया, लोग फॉर्म भरेंगे और देकर के आ जाएंगे, ठीक है। चलो आओ निविदा समझते हैं। इस तरह से सबसे पहले आ जाएगा आपके बीच में संस्था का नाम, है ना, बीच में संस्था का नाम, इधर आपका आ जाएगा निविदा क्रमांक, ठीक है। अब निविदा क्रमांक कैसे लिखना है, लेखा सूचना, निविदा सूचना, फिर 2022 2026 कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक। आपको कुछ नंबर नहीं आता ना, कोई भी एक नंबर आप पैटर्न देख के चलो, कोई भी नंबर आप लिख के आ जाओगे, सामने वाला उसको मान्य रखेगा, ठीक है। इतना भी अगर आपको नहीं आ रहा है ना, तो निविदा क्रमांक लिख करके डैश 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 करके आ जाना, ठीक है, तो भी वो मान्य होगा कि हाँ भैया निविदा क्रमांक, इसको लड़के को पता है कि निविदा क्रमांक यहाँ पे लिखा जाता है, क्लियर। अब आगे समझो, दिनांक इधर आ जाएगी, अब यहाँ पे लिखना आपको चालू, अधो हस्ताक्षरकर्ता मतलब जो साइन करेगा, अधो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्न विवरणानुसार स्काउटिंग सामग्री की आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित निर्माताओं लिखा है। निर्माताओं क्यों लिखा है, क्योंकि इसलिए लिखा है भैया कि निर्माताओं को ही बुलवाना है, सीमित निविदा है, प्रतिष्ठित निर्माताओं और प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों से क्या होता है, निविदाएं आमंत्रित की जाती है जो निर्धारित तिथि को दोपहर 2 बजे तक, निर्धारित तिथि आपको फिक्स करनी पड़ेगी, भाषा इस तरह से लिखो, ठीक है, कि अधो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा एक निविदा आमंत्रित की जाती है। स्काउटिंग विद्यालय में स्काउटिंग सामग्री के लिए एक निविदा आमंत्रित की जाती है, किससे, प्रतिष्ठित संस्थानों या प्रतिष्ठानों से एक निविदा आमंत्रित की जाती है, जिसके अंतर्गत क्या है कि निर्धारित तिथि को दोपहर जो भी है, दोपहर 2 बजे से दोपहर 12 बजे से, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, और उसी दिन 3 बजे तक इच्छुक निविदाकारों को वहीं पर उपस्थित होना है, उसके समक्ष खोली जाएगी। निविदा प्रपत्र खोलने के लिए निर्धारित तिथि 12 बजे तक निविदा शुल्क,
तथा धरोहर राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट प्रधानाचार्य अवसर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुर के कार्यालय में जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा विवरण इस प्रकार है ना। सीमित निविदा में थोड़ा सा ज्यादा नियम शर्तें होती है, थोड़ी मुश्किल है। विवरण क्या है? स्काउटिंग सामग्री। अनुमानित राशि क्या है? जो भी आपकी अनुमानित राशि मन से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। धरोहर राशि क्या होती है? धरोहर राशि मतलब क्वेश्चन मनी, ठीक। क्योंकि जब कोई निविदा मान लो किसी को देंगे कि हाँ ठीक है आप मुझे बहुत सस्ता सामान दे रहे हैं तो मैं आपको ये निविदा आपके नाम करता हूं, आपको क्या करना पड़ेगा? आप ये निर्धारित धरोहर राशि है ये जमा करा दीजिए। एक तरह से विश्वास मनी होती है, ठीक है, कि हाँ हमने आपको निविदा दी तो विश्वास, हम किसी भरोसा कर ले तो इस तरह से कुछ राशि जमा कराई जाती है, उसको हम बोलते हैं धरोहर राशि। फिर निविदा खोलने की दिनांक और निविदा प्रपत्र। जो भी निविदा प्रपत्र भरेगा उससे निर्धारित शुल्क लेना पड़ेगा, नहीं तो सब उठ के आ जाएंगे हम भी भरेंगे हम भी भरेंगे। तो इसलिए निर्धारित 100 रुपए रख दिए, ठीक है, थोड़ा सा फायदा भी हो जाए, अर्थव्यवस्था बन जाए। आपूर्ति के लिए सामग्री का पूरा विवरण निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध रहेगा। ये बात आप लिख देना। ये बात क्यों लिखना है कि आपूर्ति के समय वहां पे आपको उपलब्ध रहेगा? इसलिए कि आपको ज्यादा चीजें लिखने से अच्छा ठीक है प्रपत्र में है, क्लियर, ठीक है। फिर हस्ताक्षर प्रधानाचार्य करके लिख दो, आपका काम हो जाएगा, हो गया, ठीक है। निदेशक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली द्वारा बिजली उपकरणों की आपूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में एक निविदा लिखी। अब यहाँ पे क्या करना है? बिजली उपकरण, और ये एक बहुत बड़ा मामला है, तो ये क्या है? खुली निविदा है, ठीक है। कार्यालय निदेशक, यहाँ पे आप इस तरह से कार्यालय का नाम लिख देंगे जो भी है, ठीक है, क्रमांक लिख देंगे, दिनांक लिख देंगे। इसके आगे क्या करना है? इसके आगे कार्यालय निदेशक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली इच्छुक निवेदनदाताओं से मुहरबंद निविदा आमंत्रित करता है। निविदा का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित। ऐसा लिख दिया, बस। अनुमानित लागत, कार्य का नाम सबसे पहले लिखेंगे कि क्या है? बिजली उपकरणों की है, भैया आपूर्ति कराना है। अनुमानित लागत अपने मन से लिख देना, 50,000, 5 लाख, इसने 60 लाख लिखी, इकाई दही सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, अपने हिसाब से लिख देना, ठीक। धरोहर राशि, राशि के हिसाब से आपको लिखना है कि यार लागत कितनी है। मान लीजिए लागत 10 लाख रुपए आप लिख रहे हैं, तो फिर आप राशि कितने लिखेंगे? धरोहर राशि, धरोहर राशि कम से कम लिखिए भैया, 20-30 हजार तो लिखिए, ठीक है। निविदा प्रपत्र का मूल्य 500 रुपए रख दो, 10 लाख का मामला हो रहा है। वेबसाइट पर निविदा प्रपत्र उपलब्धता की तिथि कब तक उपलब्ध रहेगी वो तिथि लिख दो, ठीक है। निविदा कब खोली जाएगी वो लिख दो। फिर उपकरण सामग्री वगैरह के लिए क्या करें? आप हमारी वेबसाइट देखें, ये सब लिख करके काम खत्म, निदेशक करके साइन लिख करके खत्म, ये हो गया। चलिए, आया समझ में कि नहीं आया? एक बार फिर से समझा देता हूं। अगर कोई निविदा पूछे, इस तरह से आपका रहता है, ठीक है, ये है, यहां आपने लिख दिया विभाग का नाम, क्या है? विभाग का नाम, जो भी जिस भी विभाग का हो, आवासीय विद्यालय तो आवासीय विद्यालय लिख दो, है ना, कोई भी सरकारी विभाग हो तो वो लिख दो। यहाँ पे क्या है? निविदा क्रमांक, निविदा क्रमांक, ऐसे करके डेस्ट करके लिखते हैं। यहां आप लिखेंगे दिनांक, है ना, और फिर आपको यहां से चालू करना है काम। क्या? सबसे पहले थोड़ा 2-3 लाइन का लिख देना। अधो हस्ताक्षर द्वारा आवासीय विद्यालय में स्काउट गाइड की सामग्री आपूर्ति करवाने हेतु प्रतिष्ठित संस्थानों से निविदाएं आमंत्रित की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार रहेगा। इतनी सी बात लिख दो, जिसका विवरण निम्नानुसार रहेगा। मैं इतने आराम से बोला हूं, आप लिख लो, ठीक है, इतने आसानी से समझा रहा हूं तो आप एक काम करो, लिख लो, इसका विवरण निम्नानुसार रहेगा, इतना लिख दिया। फिर यहां बना दो आप टेबल, टेबल में सारी बातें आप लिख दो। क्या? निविदा का शुल्क, क्रमांक से लिखना, निविदा क्रमांक, है ना, निविदा की आवश्यकता, कि निविदा की आपूर्ति, तो क्या आपूर्ति करवाना है? तो स्काउट गाइड सामग्री, स्काउट सामग्री ये उपलब्ध करवाना है, ठीक है। निविदा दिनांक, निविदा दिनांक या निविदा की अंतिम तिथि, ठीक है। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं आगे, निविदा दिनांक हो गया, आगे आप लिख दीजिए कि निविदा की धरोहर राशि, अच्छा, निविदा खुलने की दिनांक, किस दिन खुलेगी वो दिनांक लिख दीजिए। फिर आप लिख दीजिए धरोहर राशि, धरोहर राशि, अनुमानित लागत, अनुमानित लागत, राशियां क्या लिखनी है? मन से लिख दीजिए कुछ भी, ठीक है।
ये सब चीजें लिख करके आखिरी में आपको इधर लिख देना अधोहस्ताक्षरकर्ता, जो भी मान लो प्राचार्य है तो प्राचार्य लिख दो, ठीक है। और इस तरह से आप अपनी निविदा लिख देना। सीमित है कि असीमित है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप लिख देंगे कि प्रतिष्ठित संस्थानों से आमंत्रित की जाती है तो सीमित बन जाएगी, और अगर आप कहेंगे कि सर्वसाधारण से निविदाएं या फिर इच्छुक निविदाकारों से निविदा आमंत्रित की जा रही है तो फिर वह आपकी हो जाएगी खुली निविदा। इतनी सी बात, ठीक है। तो निविदा मतलब क्या? सामान, अगर किसी को बुलाना हो, किसी काम का टेंडर देना हो, कुछ भी काम करवाना हो, भले खुदाई का हो या कुछ भी हो, तो निविदा आमंत्रित की जाएगी। अब आपकी हो गई आपकी अगली चीज, ये है आपकी विज्ञप्ति। अब विज्ञप्ति समझ लेते हैं, ठीक है। विज्ञप्ति का मतलब क्या होता है? चलिए, विज्ञप्ति एक औपचारिक सूचना होती है, औपचारिक सूचना होती है जिसे किसी संस्था, कार्यालय या सरकार द्वारा जन सामान्य की महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी निर्णय, कार्यक्रम, नियम या घटना की जानकारी सार्वजनिक करना होता है। आप बताओ, मुझे कमेंट करके बताना कि आपके बोर्ड परीक्षा के द्वारा जो टाइम टेबल निर्धारित किया गया है, क्या वह एक विज्ञप्ति है? आप इस परिभाषा के हिसाब से जान करके, समझ करके कमेंट करना, ठीक है। सार्वजनिक सूचना, औपचारिक भाषा होगी, संक्षिप्त और स्पष्ट होगी, तिथि होगी, हस्ताक्षर होगा और प्रकाशन का माध्यम होगा, ठीक है। ये सब बातें अगर होगी तो वह आपकी क्या है? विज्ञप्ति है। चलिए, विज्ञप्ति के लिए ध्यान रखने की बात है क्या क्या भैया? विज्ञप्ति आपको लिखना है, ध्यान रखना पड़ेगा किन किन बातों का? स्पष्ट शीर्षक, सबसे ऊपर एक छोटा और सटीक शीर्षक लिखें ताकि समझ में आ जाए। आगे समझिए, पत्र के दाईं या बाईं ओर जारी करने की तिथि, स्थान लिखना आवश्यक है। तिथि जरूर लिखें, समय जरूर लिखें, स्थान जरूर लिखें, ठीक है। सूचना हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखा जाएगा। अन्य पुरुष क्या है? ऐसे ऐसे नहीं लिखेंगे मैं सूचित करता हूं या तुझे सूचित किया जाता है, ऐसे नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा सूचित किया जाता है कि इस तरह की बात लिखेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं भैया विज्ञप्ति, ठीक। अनावश्यक बातें ना लिखिए, जितनी काम की उतनी लिख करके आगे बढ़ जाओ। अंत में जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पद, हस्ताक्षर, ये सब दाईं तरफ लिखा होना चाहिए। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब कर्मचारी चयन मंडल, कर्मचारी चयन बोर्ड दिल्ली में विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ निर्धारित प्रारूप में एक विज्ञप्ति लिखिए। विज्ञप्ति क्या होती है? सूचना होती है। क्या हम सूचना दे रहे हैं? तो नोटिफिकेशन नहीं है, सूचना है, ठीक है। केवल सूचना है। और कहां पे छापना है? अखबार में। क्या करेंगे? वही फॉर्मेट है, बीच में आ जाएगा विभाग का नाम और लिख देंगे आप विज्ञप्ति। निविदा में जैसे आप विभाग का नाम नीचे लिखते थे निविदा, वैसे ही कर, ठीक है। इधर आ जाएगा क्रमांक, उधर आ जाएगी दिनांक। अब चालू हो जाओ। क्या? सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे संस्थान, कौन सा संस्थान है? कर्मचारी चयन बोर्ड। तो लिखो, कर्मचारी चयन बोर्ड दिल्ली द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। क्या सूचित किया जाता है? केंद्र सरकार के अधीनस्थ किस चीज के लिए भैया? दिल्ली में विभिन्न पद, ठीक है। तो ये कर्मचारी चयन बोर्ड किसके लिए काम करता है? दिल्ली है तो केंद्र सरकार के लिए काम करता है। तो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार रहेगा। ऐसा कम से कम लिख करके टेबल पे आ जाओ और टेबल में लिख दो। क्या? अगर मान लीजिए भर्ती का लिख रहे हैं ना, तो क्रमांक लिख देंगे, पद का नाम लिख दो एक दो, ठीक है। कनिष्ठ लिपिक है, पद का नाम पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो पद 1, पद 2 इस तरह से लिख दो, ठीक है। और नहीं पता है फिर कुछ भी लिख दो, पटवारी वगैरह लिख दो। और अगर पद पता है कि हाँ भैया क्लर्क होते हैं, एक आपूर्ति अधिकारी होता है तो आपूर्ति अधिकारी लिख दो, खाद्य आपूर्ति अधिकारी लिख दो, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, क्योंकि अगर पद का नाम उन्होंने नहीं बताया तो आप अपने हिसाब से लिख दो। अगर आपको नहीं लिखना है तो फिर आप ऐसे लिख दो कि विभिन्न पद, है ना। और फिर नीचे लिख दो कि पदवार विवरण विस्तृत अधिसूचना में आपको मिलेगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक। फिर पद कितने हैं वो लिख दो, फिर योग्यता क्या है वो लिख दो, परीक्षा फॉर्म पर कब तक भरेंगी वो लिख दो, विशेष योग्यता अगर है कुछ तो वो लिख दो। ये सब बातें लिख करके आखिरी में हस्ताक्षर करा करके और यहाँ नोट में लिख दो आवेदन पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करें। कंप्लीट, खत्म। आसान है कि नहीं है? आप ऐसे ही डरते हो विज्ञप्ति और निविदा से। निविदा विज्ञप्ति दोनों एक तरह की चीज है,
क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं हम लोगों का यानी कि आम जनमानस का अपना एक प्रतिनिधित्व होता है। निविदा भी हम लोगों से आमंत्रित की जाती है कि अच्छा आप लोग एक काम करो, अप्लाई करो तो हम आपको एक टेंडर दे देंगे। और विज्ञप्ति भी लगभग इसी तरह से होती है कि कुछ सूचना देना है और आप ये काम करो। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हम ज्ञापन। निविदा और विज्ञप्ति दोनों क्या है, पब्लिकली होती है, समाचार पत्र में छपती है। ज्ञापन ऐसा नहीं है। ज्ञापन समाचार आपने कभी देखा कि अच्छा भारत सरकार द्वारा एक ज्ञापन सर्वसाधारण को दिखाने के लिए हम छाप रहे हैं, देखा कभी? कभी नहीं देखोगे, क्योंकि ज्ञापन क्या है? ज्ञापन एक आंतरिक कार्यालय लिखित पत्र होता है। ऑफिस की बात होती है, जैसे अर्थशास्त्र के पत्र में ऑफिस की बात होती है ना, वैसे यहां भी ऑफिस की बात है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ज्ञापन। क्या है इसमें? लेकिन ये औपचारिक होता है, वह क्या होता है? अनौपचारिक होता है, जिसके माध्यम से किसी अधिकारी या संस्था को सूचना देने, अनुरोध करने या ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखा जाता है। ज्ञापन की विशेषताएं निम्न है। क्या है? औपचारिक दस्तावेज होता है, ठीक, स्पष्ट उद्देश्य रहता है इसका, संक्षिप्त भाषा रहती है, जो भी है स्पष्ट रहना। पत्र कोई भी हो, संक्षिप्त भाषा होगी, स्पष्ट होगी, सरल होगी। प्रेषक व प्राप्तकर्ता उसमें लिखना जरूरी है, नहीं तो पता चले प्रेषक मतलब कौन, भेजने वाला मैं मान लो, ठीक। प्राप्तकर्ता कौन, तो किसको जाएगा वो भी तो लिखना पड़ेगा, चिट्ठी व हस्ताक्षर करना भी जरूरी है। इस तरह से ज्ञापन क्या है? आंतरिक कार्यालयीय लिखित पत्र है। एक बात आप ये समझ के चलो, ठीक है ना, मतलब आपसी बात है भैया कि आपने ये काम नहीं करा है, इसलिए हम आपको ये ज्ञापन दे रहे हैं, आप ये लीजिए और इस पर आप कार्यवाही कीजिए। इस तरह से लिखा जाता है। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की ओर से नरेंद्र सिंह के लिपिक पद पर नियुक्ति के संदर्भ में एक ज्ञापन प्रस्तुत कीजिए। तो क्या यह भी है? हाँ, यह भी ज्ञापन है। नियुक्ति पत्र भी एक तरह से ज्ञापन होता है। ज्ञापन भारत सरकार रक्षा मंत्रालय, तो ये क्या पब्लिकली होगा? नहीं, ये नरेंद्र सिंह के घर पे भेज देंगे वो लोग, ठीक। क्रमांक संख्या लिखनी पड़ेगी, इधर आपको जगह और टाइम का नाम लिखना पड़ेगा, डेट लिखनी पड़ेगी और फिर चालू हो जाओ। विषय क्या है? मंत्रालय में लिपिक पद की नियुक्ति। नरेंद्र सिंह जी, आप फलान निवासी हैं और आपने इतने दिनांक को प्रार्थना पत्र आपने भेजा था और उसके उत्तर में इस मंत्रालय में लिपिक पद की नियुक्ति पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जा रहा है। शर्तें स्पष्ट कर दो। क्या है भैया? पद का वेतन क्रम क्या होगा, है ना। फिर क्या है? यह पद 1 वर्ष के लिए है, 1 वर्ष के लिए देना है अपने को नौकरी, ठीक है। मान लो ऐसा नहीं है कि सर हम तो क्या फुल टाइम दे दे, क्या नहीं, 1 साल के लिए दो यार, कंजूसी करो। अच्छा ठीक है, देना हो दे दो, कोई आपको मना नहीं करेगा, ठीक। नियुक्ति पत्र स्वीकार करने पर 1 सप्ताह के भीतर कार्यालय में उपस्थित देने होगी, यह जरूर लिखना अगर इस तरह का पत्र आ जाए तो, ठीक है। फिर प्रेषित यानी कि प्राप्तकर्ता लिख देना है नरेंद्र सिंह, जो भी है, जो डिटेल है, भवधी जिसने लिखा है वो आप लिख देंगे कि ये सचिव ने लिखा है। इस तरह से आपका ज्ञापन होता है। अधिसूचना, अगला वाला क्या है? अधिसूचना। अधिसूचना मतलब क्या होता है? नोटिफिकेशन, ठीक है। क्या ये पब्लिकली होती है? हाँ होती है ना। अधिसूचना हमेशा पब्लिकली होगी। अधिसूचना, विज्ञप्ति और निविदा तीनों पब्लिक को सूचना देने के लिए की जाती है, लेकिन ज्ञापन पब्लिक को सूचना देने के लिए नहीं है। ज्ञापन अपने ऑफिशियल काम करने का एक तरीका है, एक फॉर्मेट है, पत्र है, ठीक है। एक आधिकारिक सरकारी सूचना है जिसे नियुक्ति आदेश या नियमों में बदलाव की जानकारी देने के लिए, मान लीजिए कि कोई नियम परिवर्तन हो गया तो अधिसूचना है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज हो रही है कि ये क्या है? कानूनी है। मतलब अधिसूचना अगर कोई निकालेगा, अधिसूचना अगर कोई निकालेगा, कोई विभाग निकालेगा, तो मतलब वो है कि परमानेंट गजट समझ लीजिए आप। गजट क्या है? परमानेंट। किसी अगर किसी कानून में मान लीजिए कि कुछ परिवर्तन हुआ है तो वो अधिसूचना के माध्यम से सूचित किया जाएगा हम सबको, ठीक है। क्या भैया आपसे कानून ये लग रहा था कि हेलमेट नहीं पहनने पे इतने का चालान लगेगा, आज से सर्वसम्मति से निर्धारित किया गया है कि अब हेलमेट नहीं पहनने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। इस तरह का अगर कोई नियम परिवर्तन होगा तो अधिसूचना के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। इसकी कानूनी वैधता के लिए इसे सरकारी गजट या राजपत्र में प्रकाशित करना अनिवार्य होता है। राजपत्र में प्रकाशित होता है और इसमें दिनांक व पत्रांक का स्पष्ट उल्लेख होता है। आम जनता तक जानकारी पहुंचाने का विश्वसनीय माध्यम है। जब कोई नोटिफिकेशन में डिटेल मिलेगी तो हम कहेंगे हाँ विश्वसनीय है, क्योंकि इस भारत सरकार के द्वारा ही यह लिखा गया है। किसी बीच में किसी मीडिया कर्मी ने नहीं लिखा है। किसने लिखा है? भारत सरकार ने लिखा सीधा। सचिव, राजस्थान सरकार पशुपालन विभाग की ओर से भेड़ पालन फार्म खोलने हेतु एक अधिसूचना लिखी है। अब ये सचिव जी हैं, ये क्या करना चाहते हैं? एक भेड़ पालन का फार्म खोलना चाहते हैं
तो इन्होंने अपनी अधिसूचना निकाल दी एक, तो आपको लिखना है। क्या अधिसूचना लिखेंगे? सर ये तो निविदा हुई ना, निविदा नहीं हुई, यहाँ पे केवल सूचित कर रहे हैं, है ना। वो अगर मान लीजिए ये निविदा आमंत्रित की जाएगी तो उनके लिए हम रेफरेंस दे देंगे कि हाँ इसके लिए निविदा भी आमंत्रित की जाएगी, तो जो जो लोग इच्छुक है वे वहां जाकर के निविदा में भाग लें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अधिसूचना और निविदा आपस में जुड़ी हुई है, हो सकता है। ये डिपेंड करेगा, बहुत ही ज्यादा बेतरतीब, जिस तरह का काम है उस तरह का पत्र है। ठीक है ना। राजस्थान सरकार, ये सब आप लिख देंगे, डेट लिख देंगे, ये डेट, ठीक है, क्रमांक लिख देंगे, और आप लिख देंगे कि राजस्थान राज्य पशुपालन विभाग की ओर से राज्यपाल की अनुशंसा पर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास हेतु भेड़ पालन का फार्म हम खोलना चाह रहे हैं। तो जो इस कार्य को करने के लिए इच्छुक हैं वे अपना प्रतिवेदन अधिसूचना जारी होने के तुरंत 3 माह की अवधि के अंदर सचिव राजस्थान सरकार को भेजें, और ये जो है पता आप बता देंगे। उसके बाद प्रतिवेदन में अपनी कार्य क्षमता, आर्थिक क्षमता, भूमि भवन और ये सब क्षमता का विवरण आप जरूर करें, ये लिख दीजिए। या आप ये लिख दीजिए कि आपको सूचित किया जाता है कि राजस्थान राज्य पशुपालन विभाग द्वारा भेड़ पालन के हम इच्छुक हैं और हम इस तरह का काम करने वाले हैं, और इसके लिए एक निविदा आमंत्रित की जाएगी, तो उसमें जाकर के आप ये करें, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ निविदा की भाषा नहीं लिखेंगे, है ना, ये नहीं लिखेंगे अच्छा इतनी डिटेल नहीं। अधिसूचना है तो अधिसूचना काम बता करके आगे बढ़ जाओ। ठीक, चलिए निबंध लेखन पे आ जाता है। इस तरह से आपके सारे पत्र कंप्लीट हो। सारे पत्रों को एक एक करके समझें, आइए समझ लेते हैं। क्या है भैया निविदा? क्या है निविदा? क्या है निविदा? है आपकी सामान या फिर कोई कार्य, सामान बुलाना हो, कार्य करना हो, तो क्या होगा आपका? निविदा होगी। विज्ञप्ति क्या है? विज्ञप्ति आपकी है सूचना। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अगला आपका कौन सा था? आंतरिक पत्राचार। आंतरिक पत्राचार, अरे ज्ञापन। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? ज्ञापन हो गया और अर्धशासकीय पत्र हो गया। अर्धशासकीय पत्र, ये दोनों आपके हैं। ठीक है, अर्धशासकीय पत्र। ठीक है, तो ये दोनों आपके क्या हो गए? आंतरिक पत्राचार। और इसके अलावा एक और क्या बच गया? एक और बच गया आपकी अधिसूचना। अधिसूचना इसका क्या है? गजट में छपेगी, है ना, और ऑफिशियल है भैया, ऑफिशियल है। ये चारों चीजें हो गई। आई होप आपको एकदम समझ में आ गया होगा, क्लियर आ गया होगा। और अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं आया तो एक स्पष्ट रणनीति बता रहा हूं मैं। अगर उसमें लिखा हो कि मान लीजिए आपको ये निविदा लिखी है, तो आपको क्या करना है? निविदा तो आपको समझ में आई गई होगी, तो आपको क्या करना है? जो भी आप लिखे ना, सबसे ऊपर आप हेडिंग डालें निविदा, और इस साइड में जाकर के आप लिख दें निविदा क्रमांक जो भी है, इस साइड में जाकर के, यानी कि अगर आपको उल्टा दिख रहा है तो मैं आपको बात बताऊं, राइट हैंड साइड पर कॉर्नर में डेट लिख दे, लेफ्ट हैंड साइड पर आप लिख दें अपना निविदा क्रमांक। ठीक है, इसके अलावा एक और काम कर दीजिए कि ये ऊपर हेडिंग डाल दीजिए निविदा। ठीक, और निविदा में ये कि फिर जो भी लिखा गया हो, मान लीजिए कि ये निविदा आमंत्रित कीजिए, तो आप फिर वो डिटेल लिख दीजिए सारी, है ना। इस तरह से फॉर्मेट का खास ध्यान रखें, और बातों का सारी ध्यान रखें कि मान लीजिए स्काउट गाइड बुलाना है तो दिमाग लगा लेना कि निविदा होगी, है ना। मान लीजिए कि नरेंद्र जी को लिखना है, इस तरह का है, तो समझ लेना है कि ये विज्ञप्ति होगी। ये थोड़ा सा दिमाग लगा करके खोल करके आप समझेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए अब हम समझते हैं निबंध लेखन। निबंध में क्या है? निबंध बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, निबंध 2.5 से 3 पेज में लिखना पड़ेगा, नहीं 2.5 से 3 पेज में आपको लिखना है कम से कम, तब जाके 5 नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सर 5 नंबर का है तो 5 लाइन में लिख दे। निबंध है, सबसे पहले शीर्षक, फिर भी उसकी रूपरेखा लिखें। जब भी निबंध पूछे, मान लीजिए कोई शीर्षक हो, तो बड़े हेडिंग में अच्छे सुंदर तरीके से आप उसका शीर्षक लिखें। उसके बाद आप लिखिए उसकी रूपरेखा। ठीक है, रूपरेखा को हम संकेत बिंदु भी कह देते हैं। तो संकेत बिंदु के हिसाब से आप 1 2 3 4 ऐसे करके आप संकेत बिंदु उसके हिसाब से बना दीजिए। उसके बाद पहला वाला जो प्रस्तावना आपने लिखा है, फिर लिखिए प्रस्तावना, और प्रस्तावना में उसकी भूमिका बांध दीजिए। इस तरह से आपको लिखना है। चलिए, शीर्षक लिखना है, हाँ लिखना है, बड़े बड़े सुंदर तरीके से लिखना है ना। जितना सजा सको सजा देना, क्योंकि निबंध सबसे आखिरी में लिखोगे
आखिरी के आधे घंटे यही करना है आपको। भूमिका, परिचय, प्रस्तावना। प्रस्तावना लिखना है, इसको प्रेफर करना है, ठीक। और प्रस्तावना के पहले आपको लिखना है रूपरेखा। रूपरेखा को हम क्या कहते हैं? संकेत बिंदु। संकेत बिंदु। चलिए आगे बढ़े। फिर आता है मुख्य भाग। मुख्य भाग में ये विषय का अर्थ जो भी है वो बता दीजिए, पॉइंट बना दीजिए इस तरह से, ठीक है। लाभ, हानि, महत्व, ये सब बातें बता देना। फिर दूसरे में हानि बता देना, ऊपर में लाभ, महत्व, फायदा जो भी है। फिर तीसरे में हानि, फिर आखिरी में उपाय, समाधान, और इस तरह से उपसंहार। इस तरह से अगर आप पॉइंट वाइज अगर आप पॉइंट बना लेंगे, अगर आपने पॉइंट बना लिए तो आपने आधी जंग जीत ली। फिर इस पॉइंट के हिसाब से आपको हर एक में 4-4, 5-5 लाइनें लिखना, आपका काम हो जाएगा। इतने में निबंध में आप बस लिख दीजिए। फिर और क्या। वैवाहिक उत्सवों में बढ़ता दिखावा। वैवाहिक उत्सव है, हाँ, अभी हाल फिलहाल में ऐसी ऐसी शादियां हुई है ना। देखिए 2025 में आया है। आप एक बात समझिए कि भैया निबंध कौन सा आएगा। आप पूछते हैं कि सर निबंध आएगा कौन सा, ये बता दो। राजस्थान बोर्ड का पैटर्न समझो, आज तक निबंध रिपीट नहीं हुआ है। जो भी चीजें उन्हें न्यूज़पेपर में दिखाई देती है वे वहां से अपना निबंध उठा लेते हैं और पूछते हैं अच्छा बच्चे हैं तो न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही होंगे। तो हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर से उठा करके तात्कालिक जो गर्मा गर्म, अगर कोई मान लो इस तरह की खबर हो, गर्मा गर्म मुद्दा हो, उसके आधार पर वे पूछ लेते हैं, ठीक है। 2022-23 में आप देखेंगे तो उन्होंने कोरोना के ऊपर निबंध पूछा है। तो क्या कोरोना उससे पहले था? नहीं था ना, बाद में पूछा। ये 2025 में पूछा विवाह के ऊपर कि विवाह में दिखावा क्यों कर रहे हैं भैया। क्यों पूछा? क्योंकि किसी माननीय और किसी अमीर व्यक्ति की शादी हुई होगी और जिसने दिखावा किया होगा, और अगर दिखावा किया है तो फिर राजस्थान सरकार ने पूछ लिया है, ठीक है। क्योंकि विद्यार्थी होना मतलब दिमाग में विचारों को खुला रखना। विद्यार्थी का मतलब क्या है कि भैया हाँ सब चीजों को हम समझे, देखें और किसी भी तरह का चश्मा पहन के ना देखें, खुले विचारों से समझे। तो यही चाहता है आपका बोर्ड आपसे कि आप खुले विचारों से चीजों को समझें, जाने, परखें और उसके बाद आप लिखें। और आपके विचारों का जो शक्ति है वो जानने के लिए आपसे निबंध पूछा जाता है, ठीक है। चलिए वैवाहिक उत्सव बढ़ता दिखावा। सबसे पहले आप लिखेंगे क्या? रूपरेखा। सबसे पहले तो आप ऐसे इसी वैवाहिक उत्सव में बढ़ता दिखावा, इसको बड़े सुंदर में ऐसे ऐसे करके लिख देंगे, हेडिंग बना के। उसके बाद आप लिखेंगे संकेत बिंदु, आप लिख सकते हैं रूपरेखा, ठीक है। रूपरेखा में आप लिख, सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तावना, सबसे आखिरी में आपको लिखना उपसंहार। तो क्लियर हो गया। तीसरा आप लिख सकते हैं वैवाहिक उत्सव बढ़ते दिखावे का कारण। फिर आप लिख सकते हैं प्रभाव। कारण हो गया, कारण के बाद प्रभाव। फिर आप प्रभाव मतलब क्या, हानि भी बता सकते हैं, लाभ भी बता सकते हैं, ठीक। फिर वैवाहिक उत्सवों में सुझाव, क्या सुझाव है, आखिरी में उपसंहार बता के काम खत्म। प्रस्तावना में क्या लिख सकते हैं, अपना दिमाग और अपने विचारों को खुला रखिए और इस पूरे विषय को समझा दीजिए प्रस्तावना में कि विवाह भारतीय समाज का एक अनिवार्य बिंदु है। भारतीय समाज में हर व्यक्ति विवाह करता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। विवाह जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है ना। सर आप कहेंगे अच्छा सर वो बाबा जी ने तो किया नहीं, है ना, तो वे अपवाद हैं। उन्होंने अपने जीवन का उन्नति का मार्ग कुछ और में ढूंढा है, ईश्वर में ढूंढा है, ठीक है। लेकिन सामान्य जीवन की बात कहेंगे हम, हर व्यक्ति विवाह करना चाहता है, हर व्यक्ति विवाह करता भी है। तो इस तरह से आप समझा दीजिए कि विवाह एक अनिवार्य, हमारे समाज का एक अनिवार्य बिंदु है, एक अनिवार्य आवश्यकता है। और अमीर, गरीब, दलित या किसी भी समाज का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वह सामान्यतः विवाह तो करता ही है, विवाह को अपनी जीवन की एक अनिवार्य बिंदु मानता है। ऐसी स्थिति में वैवाहिक उत्सवों में बढ़ता दिखावा, धन का दोहन, है ना, इस तरह भारी भरकम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं आप। बढ़ता दिखावा, धन का अनावश्यक प्रयोग या फिजूल खर्ची समाज में इस अनिवार्य प्रथा के लिए, अनिवार्य प्रथा को प्रभावित करते हैं। कैसे? फिर वो समझा दीजिए कि अमीर व्यक्ति, है ना, मतलब मैं आपको साधारण भाषा में समझा रहा हूं, आपको किताबी भाषा में लिखना है, ठीक है। कि अमीर व्यक्ति के पास तो भैया बहुत सारा पैसा है, उसके बाद 100 रुपए अगर उसने 10 रुपए उठा करके खर्चा भी कर दिया उसको कोई दिक्कत नहीं।
अब जिस आदमी के पास केवल ले दे के 10 रुपए हैं, वो शादी में ही 10 रुपए खर्चा कर देगा, फिर क्या भीख मांग के खाएगा? तो ये आपको समझा देना है। इसको समझाना कैसे, इसको लिखना कैसे? तो इसको ऐसे लिखिए, है ना। सर आप कहेंगे सर इस तरह से आपने लिख दिया, इसको इस तरह से लिखिए भैया कि हमारे समाज में आर्थिक असमानता व्याप्त है। अमीर भी हमारे देश में है और गरीब भी है। और अमीर अपने धन के अत्यधिक होने के का लाभ उठा करके, अपने धन का अत्यधिक होने के लाभ उठा करके विवाह आदि अवसरों पर धन का या फिर अपना अत्यधिक खर्च करते हैं। ऐसे में एक सामाजिक दबाव बनता है, गरीबों पर या वंचितों पर एक सामाजिक दबाव बनता है, और वह सामाजिक दबाव उन्हें विवाह आदि उत्सवों पर, केवल विवाह को नहीं बाकी उत्सवों को भी आप शामिल कर सकते हैं, विवाह आदि उत्सवों पर धन का खर्च आवश्यक प्रतीत होने लगता है। ऐसी स्थिति में हमारे समाज को जागरूक करने और विवाह जैसी अनिवार्य आवश्यकताओं को एक खास ढांचे में ढालने और खर्च को निर्धारित करने की एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, और इस पर विचार करना चाहिए। इस तरह से इस पूरे विषय पर आपको प्रकाश डाल देना अपने दिमाग से। आपने प्रकाश डाल दिया, आपने सोच लिया, 5 मिनट तो सोचो बैठ करके कि क्या क्या बातें होती। पीछे का रफ पेज निकालो, विवाह, है ना, मेरी मासी की लड़की का शादी हुई थी, क्या हुआ था, कितना खर्चा हुआ, इतना हो गया। खर्चा तो बताते हैं ना रिश्तेदार, इतना हो गया, हमने क्या क्या करा था, ये करा था, ठीक है, कितने लोग मेहमान आए थे, कितने बैंड बाजे आए थे, बैंड बाजे कौन से थे, दहेज कितना था। ये सब बातें सोच समझ करके आप इस तरह से सारी बातें आप लिख दीजिए। फिर विवाह उत्सव बढ़ते दिखावे का कारण क्या है? सामाजिक दबाव है कि सब लोग, अमीर लोग करते हैं, गरीब लोगों को भी करना पड़ता है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन उनके ऊपर सामाजिक दबाव है कि फला के लड़के की शादी हुई थी तो उसने कितना खर्चा किया था, क्या तुम अपने बेटे की शादी में गुलाब जामुन नहीं बनाओगे? तो सब बनाना पड़ता है। ठीक, वैवाहिक उत्सव में बढ़ते दिखावे का प्रभाव बता देना है। वैवाहिक उत्सव में हेतु सुझाव क्या है कि हमारे सामाजिक स्तर पर हमें बहुत ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है, जागरूकता अभियान लाने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा अत्यधिक खर्चों को नियंत्रित कर देना चाहिए कि आपसे विवाह में इतने रकम का ही खर्च कोई करेगा, या फिर ये नियम बना देना चाहिए कि कोई भी समाज या फिर कोई भी जाति किसी भी व्यक्ति पर विवाह में अनावश्यक खर्च करने पर दबाव नहीं बनाएंगे। इस तरह का कोई कानूनी व्यवस्था हो जाए, या फिर सबसे बढ़िया तो है भैया जागरूकता, कि अगर सामाजिक स्तर पर अगर लोग जागरूक हो गए, लोग समझदार हो गए, तो ऐसी स्थिति में कोई किसी पर दबाव बनाएगा नहीं, सब अपने अपने हिसाब से विवाह करेंगे, सब खुशी रहेंगे, सब सुखी रहेंगे। ये बातें आपको लिख देना सुझाव में। और उपसंहार में आपको आज की स्थिति, आने वाली स्थिति और जागरूकता अभियान और कानून और सब मिला करके खिचड़ी बना करके आखिरी में उसको पूरा समराइज करके खत्म कर देना। ये हो गया आपका एक निबंध। ऐसे ही आपके बाकी निबंध है, ठीक है। ये बिंदुओं को आपको क्या करना है, निबंध मैंने दिए हुए हैं, हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर, ये भी आया हुआ है। बुजुर्गों के बारे में मैं आपको बताऊं क्या, आपको नहीं पता? अगर इस निबंध को लिखना हो आपको तो अपने दादाजी के पास बैठिए, ठीक है, और उनसे जाके पूछिए कि क्या उनके नजर में बुजुर्गों का क्या रोल है। फिर अपने पिताजी के पास बैठिए, उनसे समझिए, फिर अपने बड़े भैया बहन से पूछिए, सबसे मिलकर पूछिए, आप ये निबंध आराम से लिख देंगे, ठीक है। ये बिंदु हैं कुछ, आप इनको समझ लेना। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों के लिए इंटरनेट की आवश्यकता, इसका महत्व तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। आज अगर इंटरनेट नहीं होता और इंटरनेट तक आपकी पहुंच नहीं होती तो ये इतनी महत्वपूर्ण कक्षा आप तक नहीं पहुंचती, और आप तक नहीं पहुंचती फिर आप परीक्षा देने जाते तो आपका कितना नुकसान हो जाता। अब कितने काम की चीज आपको मिल गई है, इंटरनेट किसके माध्यम से मिली? इंटरनेट के माध्यम से। तो विद्यार्थी जीवन में इंटरनेट की क्या आवश्यकता है भैया? पढ़ाई करने बहुत आवश्यकता है ना, कि देखिए इंटरनेट पर ज्ञान का संसार है और विद्यार्थी ज्ञान का भूखा है, तो दोनों लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। विद्यार्थी इंटरनेट के माध्यम से ज्ञान के पूरे संसार तक अपनी पहुंच बना सकता है, और वह अपनी रुचि का क्षेत्र चयन करके उसमें बहुत कुछ सीख सकता है, आगे बढ़ सकता है, अपना करियर बना सकता है, अपनी रोजी रोटी तो ठीक है, सुख शांति समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकता है। इस तरह से इंटरनेट का बहुत बड़ा चढ़ा करके आपको बता देना है। ये आपका विषय है, ये आपके बिंदु है, ठीक है। चलिए, पर्वतीय क्षेत्र की मेरी यात्रा, अरावली।
2024 में आया है, इस साल भी हो सकता है कि ये रिलेवेंट है ना। अभी अरावली पर्वत के ऊपर क्या क्या हुआ मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब बातें जानते हैं, ठीक है, कि वो 100 मीटर से ज्यादा ऊंची चीजें, मतलब 100 मीटर से ज्यादा नीची चीजें अरावली नहीं मानी जाएगी, इस तरह की बात है। और कितना आंकड़ा है अरावली में 100 मीटर वाला, वो भी आप अच्छे से पता है, नहीं पता है आप रिसर्च कर सकते हैं, ठीक। तो इस बार भी पर्वतों का महत्व, प्रकृति का महत्व तो अपने आप में महत्वपूर्ण हो ही गया है, ठीक है। हो सकता है कि इस बार फिर से आ जाए। और आपने अरावली में माउंट आबू घूमे होंगे, उदयपुर गए होंगे, और पूरे अरावली में कहीं ना कहीं तो आप गए होंगे। तो आप अपनी उस यात्रा को आधार बना करके, अगर अरावली नहीं गए, कोई दूसरे स्टेट में किसी कहीं जगह गए होंगे, तो वो उस स्टेट का नाम लिख दीजिए, है ना। मतलब नाम मत लिखिए, उस स्टेट की अपनी पहाड़ी यात्रा जो आपने की होगी उसको आप ध्यान रख करके इस पूरे लिख दीजिए। यात्रा का आरंभ कब हुआ था, मनाली का यहाँ पे लिखा गया है, ठीक। आप अरावली का लिख दीजिए। चलिए, इस बार हो सकता है कि आ जाए अरावली का महत्व आपकी बोर्ड परीक्षा में, अरावली का महत्व बताओ, है ना, आ सकता है बिल्कुल, ठीक। बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं, कारण और निवारण। सड़क दुर्घटना इतनी हो रही है, क्या कारण है, क्या निवारण है, सारी बातें आपको बता देना है, ठीक है, ये पॉइंट। चलिए आगे बढ़े। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की महत्ता, प्रस्तावना, अनुशासन क्या है, जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है। विद्यार्थी में अनुशासनहीनता बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अनुशासन मतलब ये है कि अपने मन को कंट्रोल करना। विद्यार्थी का मन कितना भटकता है ना। इस वीडियो को देखते देखते किसी का मैसेज आ गया, आप गए कि नहीं गए देखने, अरे मैसेज का रिप्लाई दे दो, फिर जाकर के मैं सर की वीडियो देखूंगा। या फिर कुछ हो गया तो आप फिर चले गए, किसी ने बुला लिया तो आप चले गए। ये सब क्यों हो रहा है, अनुशासन के अभाव के कारण। अनुशासन मतलब ये कि अपने ऊपर अपने आप शासन करना, अपनी भलाई खुद निर्धारित करना कि हाँ मेरा फायदा इसमें है कि मैं ये पढ़ाई करूं ताकि मैं आगे जाकर के पास हो जाऊं, ठीक है। ये पूरी की पूरी कहानी है, इसी को हम कहते हैं अनुशासन। अनुशासनहीनता निवारण के उपाय क्या है। अनुशासनहीनता निवारण के बहुत सारे उपाय हैं, ठीक है, कि क्या है, अपने टीचर्स के बात माने, है ना, और विद्यार्थियों को समझना चाहिए। पहली बात तो ये, अगर विद्यार्थी नहीं समझ रहा है तो फिर माता पिता, समाज, जन, शिक्षक, ये सभी, इन सभी का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अनुशासन प्रियता छात्र जीवन की सफलता का रहस्य, और आखिरी में उपसंहार आपको लिख देना है, ठीक है। साथ ही युवा शक्ति और चुनौतियां, ये भी आपको लिख करके आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए, समाज निर्माण में नारी की भूमिका, नारी की क्या भूमिका है, नारी का हमारे जीवन में, हमारी मम्मी को देख लीजिए भैया कि नारी की क्या भूमिका है, मुझे आपको कुछ बताने की आवश्यकता थोड़ी है। पर कुल मिलाकर ये है कि ये विचार, ये विषय इतने ज्यादा विस्तृत हैं, इतने ज्यादा फैले हुए हैं कि इन पर आपका दिमाग को खोल करके आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। आपका अगर विचार खुला होगा तब कहीं जाकर के निर्धारित होगा कि भैया आप कितना सही लिख पा रहे हैं, है ना। कुल मिलाकर निबंध में क्या चाहिए आपको, एक चीज चाहिए, आपकी समझ। समझ कैसे आएगी, समझ अभी ये मेरा पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं 10 दिन में आपको समझ बता दूं, पर हाँ इतना बता सकता हूं कि आप निबंध लिख दें, ठीक है। तो क्या करें, इंपॉर्टेंट जो अभी हाल फिलहाल में जो चीजें चल रही हैं, है ना, जो मुद्दे हैं, जो राजस्थान के खास मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा जानकारी जुटा लीजिए, ठीक है। दूसरा ये कि निबंध लेखन की कला सीख जाइए। कला कैसे आएगी, लिख लिख के आएगी। ये जितने निबंध मैंने बताए हैं ना, मैंने इनको समझाया है जितना मुझसे बना, इनको आप एक बार लिख करके देखिए। इनको लिखेंगे तब जाकर के आपकी पूरी कहानी बनेगी सही। पहली बात क्या है, समझ। दूसरी बात यह है लेखन क्षमता, लेखन क्षमता ये भी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। लिखने की कला ये कैसे होगी, ये प्रैक्टिस से आती है, 4-5 दिन में तो नहीं, लेकिन मुझे आप सब पर पूरा भरोसा है ना। राजस्थान के बोर्ड, राजस्थान के बच्चे मतलब इतने वीर है, इतने योद्धा है। मैं रणबांकुर ऐसा ही नहीं कहता, आप वाकई में रणबांकुर हो। अगर आप रणबांकुरे हो तो आप में लेखन क्षमता तो बिल्कुल होगी, नहीं होगी चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी भी 10 दिन बचे हैं, ठीक है। अभी 20 तारीख को है ना पेपर, प्रैक्टिस कर लो, एक निबंध रोज लिख लो, 10-15 मिनट, आधा घंटा लगेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसी के साथ आज की इस लेक्चर को, आज की इस वीडियो को
यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अनुभव में आप जरूर बताइए। और मैं आपसे एक बात कहूंगा कि समय की सीमा की कमी थी, इस कारण मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ा। ठीक है, आप इसको समझिए और पढ़िए, और अगर किसी तरह का कोई डाउट आए तो आप कमेंट में जरूर पूछना। ठीक है, हम उसको जवाब आपको देंगे। और इसके साथ हमने पूरी हिंदी 5 वीडियो में यहीं पर समाप्त कर दी है। आप पूरी हिंदी का रिवाइज कीजिए, मेरे बताई गई रणनीति का पालन कीजिए, सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। इसमें किसी भी बात का कोई भी डाउट आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत करिए, चिड़िया की आंख को देख करके मेहनत करिए, सफलता निश्चित है। मिलेंगे फिर कभी। जय हिंद।